फिल्म की शुरुआत तब होती है जब हम 2 डीए एजेंटों एंथनी और हुआन को कई अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ एक गोदाम पर छापा मारने के लिए जाते हुए देखते हैं। उन्हें संदेह है कि गोदाम दवा उत्पादन और वितरण का एक अवैध केंद्र है। रास्ते में हुआन ने खुशी से बताया कि वो और उसकी पत्नी जल्द ही एक बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। उनके लंबे समय के साथी एंथनी इस खबर से बेहद खुश हैं और उन्हें बधाई देते हैं। कुछ मिनट बाद वे गोदाम में पहुंचते हैं। एंथनी ने हुआन को कार में इंतजार करने के लिए कहा, जबकि वो अन्य अधिकारियों के साथ अंदर छापेमारी के लिए शामिल हुआ। प्रारंभ में ऑपरेशन सुचारू रूप से चलता है क्योंकि उन्हें कई लोग खतरनाक परिस्थितियों में विभिन्न अवैध दवाओं का उत्पादन और पैकेजिंग करने के लिए काम करते हुए मिलते हैं। इन सभी लोगों को पुलिस ने घेर लिया और गोदाम से बाहर निकाल दिया। हालांकि एंथनी ने गोदाम के उत्पादन स्थल की ओर देखने वाले एक कार्यालय के अंदर एक व्यक्ति को देखा। वो और एक अन्य अधिकारी तेजी से ऊपर कार्यालय की ओर बढ़ते हैं। वहां उन्होंने गोदाम के प्रबंधक पाब्लो को नशीली दवाओं के सौदे के बीच रंगे हाथों पकड़ लिया। पाब्लो के साथ उसका अंगरक्षक एस्टेबन एक विशाल मांसल व्यक्ति है। एंथनी पाब्लो को नीचे ले जाता है, जबकि एस्टेबन के साथ दूसरा पुलिस अधिकारी भी होता है। हालांकि कुछ ही मिनटों के बाद एस्टेबन पुलिस वाले पर हावी हो जाता है और उसकी बंदूक छीनने में सफल हो जाता है। एंथनी ने इसे नोटिस किया और एस्टेबन पर गोली चला दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो अपराधी कांच की खिड़की से कूदकर भाग गया और उड़ान भरता है। सारे ये घाटा गुड्डे में हो रहे थे और तब तक हुआन अपनी बीवी से फोन पर बात कर रहा था। अचानक गुड्डे की खिड़की टूट गई और एस्टेबन बाहर गिर गया। हुआन पूरी तरह से बेखबर था और उसका कोई जवाब नहीं था। एस्टेबन ने सीधा उससे गोली चलाई और उसको स्पॉट पे मार दिया। कुछ मिनट बाद जब वो क्रिमिनल भाग गया, तब एंथनी फाइनली सीन पर पहुंच गया। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त की लाश को देखकर टूटकर रोया। फिर सीन एक बुढ़े आदमी निक की तरफ बदलता है जो अपनी नाव पर दोपहर का मजा ले रहा है। पता चलता है कि वो एक पुरानी सेना स्नाइपर है जो कई साल तक सरकार के लिए हिटमैन का काम किया था। जल्दी ही जब उसने गोदी पर आकर रोक लिया, तब एक आदमी फ्रांसिस उसके पास आया। उनकी बातों से पता चलता है कि फ्रांसिस सरकार के लिए काम करता है और अभी निक के पास एक ऑफर लेकर आया है। उसने निक को वापस हिटमैन बनने का ऑफर दिया है ताकि वो कुछ लक्ष्यों को खत्म कर सके जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सके। थके हुए निक ने ऑफर को मन किया, कहते हुए कि वो किसी भी हिंसा का काम करने के लिए बहुत बुद्धा हो गए हैं। लेकिन फ्रांसिस ने उन्हें पैसे की जरूरत है क्योंकि उनका पास सिर्फ ये छोटी सी नाव है। फिर उसने एक भारी राशि का ऑफर दिया, जिसमें निक का मन बदल गया। डील हो जाने के बाद फ्रांसिस ने निक को एक फाइल दी जिसकी सरकार के द्वार हत्याकांड करने के लिए सभी लक्ष्य के नाम थे। ये सूची भारी हुई है कई उच्च स्तरीय ड्रग डीलरों से जो लगता है अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए अपना प्लान बना रहे हैं। ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन या डीईए के मुख्यमंत्री में एंथनी और उसके बॉस पूछताछ कक्ष में जाते हैं पाब्लो को सवाल करने के लिए। उन्हें जानना चाहता है कि वो किसके लिए काम करता है। पाब्लो समझता है कि उसका बॉस एक साधारण नशा करने वाला नहीं है। उसने अंदाजा लगाया है कि अगर उसकी योजना सफल होती है तो ये इतना बड़ा आफत लाएगा कि पूरा देश सिर्फ अपने घुटनों पर आएगा। जब पुलिस और जानकारी के लिए पूछते हैं तो वह चुप रहता है। पाब्लो कहता है कि वो सिर्फ अपने धन को काम करने और जेल जाने से पहले एक 5 सितारे या होटल में आराम करने के बदले में और विस्तार से विस्तार करेगा। हालांकि ये मांग अनुचित लगती है, लेकिन पुलिस को जरूरी है जानकारी की, इसलिए उन्हें उसकी मांग को मानना पड़ता है। कहीं और निक फ्रांसिस के द्वार दी गई जगह पर जाता है। ये प्रकट होता है कि फाइल में पहला लक्ष्य पाब्लो ही है और अभी निक उसी होटल के सामने खड़ा है जहां पाब्लो रुक रहा है। उस दिन के बाद निक को अपने काम को अंजाम देने का सही मौका मिलता है और वो होटल के सामने एक चैट से टूट जाता है। उसके पास उसका पसंदीदा स्नाइपर राइफल एक गोल्फ बैग में होता है और वो ऊपर जाके साफ दृष्टि का नजारा करता है। थोड़ी देर बाद एंथनी होटल में पाब्लो को लेने आता है और उसे जेल ले जाने के लिए वो डीलर को हथकड़ी लगाता है और नीचे सुरक्षा वाहन में ले जाता है। हालांकि जैसे ही पाब्लो वाहन में बैठने वाला होता है, निक को एक स्पष्ट निशाना मिलता है और वह उसकी आंखों के ठीक बीच में एक गोली मार देता है। कुछ ही सेकंड में डीलर की मौत हो जाती है, जिससे एंथनी पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो जाता है। वो शूटर का स्थान ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन निक पहले ही घटनास्थल से भाग चुका है। कुछ दिनों बाद डीईए मुख्यालय में एंथनी की अपने बॉस और एजेंसी के अन्य सदस्यों के साथ बैठक होती है। मुखिया को अपने जासूसों से महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। ये संदेह है कि पाब्लो राष्ट्रव्यापी दवा वितरण में शामिल एक बड़े नेटवर्क का एक छोटा सा हिस्सा था। इसके अलावा जासूस ने खुलासा किया कि नेटवर्क के कुछ सदस्य उसी शहर के एक लोकप्रिय होटल में ठहरे हुए हैं। इस नई जानकारी के साथ एंथनी ने होटल के चारों ओर अपने लोगों को खड़ा कर दिया और कई ड्रग डीलरों पर 24/7 नजर रखना शुरू कर दिया। लेकिन ये जल्दी ही स्पष्ट हो गया कि डीलर किस बारे में बात कर रहे हैं। इसे सुने बिना वे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। इसलिए एंथनी एक छोटा माइक्रोफोन लेता है और होटल में जाने का फैसला करता है।
हालांकि उनके आगमन पर एंथनी को आंतरिक वीआईपी मुख्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया गया, जहां डीलर वर्तमान में रह रहे हैं। जैसे ही वो पास के एक रेस्तरां में कुर्सी पकड़ता है, एंथनी की नज़र एक महिला शेफ पर पड़ती है और वह फैसला करता है कि वो उसकी मदद करने में सक्षम हो सकती है। घंटों बाद जब शेफ घर लौट रहा होता है, एंथनी उसके पास आता है। वह तुरंत अपना परिचय एक पुलिस अधिकारी के रूप में देता है जो बस कुछ देर बात करना चाहता है। सौभाग्य से शेफ बातचीत करने के लिए सहमत हो जाता है और अपना परिचय मीना के रूप में देता है। इसके बाद एंथनी उसे कई ड्रग डीलरों के बारे में बताता है जो उसके होटल में ठहरे हुए हैं और कैसे उसे उनके करीब आने के लिए उसकी मदद की जरूरत है। उसे बस एक टेप रिकॉर्डर लेना है और उसे उस वीआईपी कमरे में रखना है जहां वह काम करती है। एंथनी ने खुलासा किया कि हजारों नहीं तो सैकड़ों लोगों का जीवन इस मामले पर निर्भर है और वह मीना से मदद की गुहार लगाता है। सौभाग्य से वह उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है और माइक्रोफोन अपने साथ ले जाती है। बैठक के बाद एंथनी अपने सहयोगियों के पास लौट आया और वे होटल के वीआईपी अनुभाग के अंदर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी करते हैं। कैमरों के माध्यम से वे देखते हैं कि मीना ने रिकॉर्डिंग डिवाइस को एक टेबल के नीचे सफलतापूर्वक लगाया है। हमें यह भी पता चला कि निक अपनी कार से ठीक उसी होटल की निगरानी कर रहे हैं। फिर वह अपने पूरे चेहरे को मास्क से ढक लेता है और आपातकालीन रास्ते से होटल में प्रवेश करता है। इस बीच एंथनी और उनकी टीम ने नोटिस किया कि ड्रग डीलरों के समूह में बेन फारी नाम का एक व्यक्ति शामिल है, जो एक धनी व्यापारी और परोपकारी व्यक्ति है। जैसे ही एंथनी सुनता है, बेन फारी फर्नांडो नामक वैज्ञानिक का स्वागत करता है। जाहिर तौर पर उन्होंने फर्नांडो को एक अति परिष्कृत उपकरण बनाने के लिए भारी मात्रा में धन का भुगतान किया था जो स्थानीय संचार नेटवर्क से जुड़ा है। जैसे ही वे बात कर रहे होते हैं, फर्नांडो बेनफोई को अपने नए आविष्कार का एक परीक्षा के लिए अगले कमरे में बुलाता है। एक निराश एंथनी देखता है जब उनका ऑडियो चलता है। जब नशा करने वाले व्यापारी अगले कमरे में जाते हैं, तब ये प्रकट होता है कि फर्नांडो ने एक दूरबीन उपकरण का निर्माण किया है जिसका नियंत्रण एक मोबाइल के अंदर रखा गया है। एक बटन दबाने से ये उपकरण एक शहर के एक पूरे से बिजली का कनेक्शन बंद कर सकता है। बेनफ्री इसका उपाय करने का इरादा करता है ताकि देश के पूरे विद्युत ग्रिड को काम पर रखा जा सके, जिसकी उसकी अर्थव्यवस्था गिर जाए। जब वे अपनी योजनाओं पर घरे विचार कर रहे होते हैं, तब निक वीआईपी सेक्शन में एक चेहरा मास्क और एक बंदूक लेकर आता है। एक चुप्पी के साथ उसने नशा करने वाले व्यापारियों और उनके सुरक्षा कर्मियों पर आग लगाई, कई लोगों को मार डाला। हालांकि बेनफोई और फर्नांडो अपने लोगों को निक से लड़ते हुए बच जाते हैं। एंथनी थोड़ी देर बाद वहां पहचानता है। जमीन पर कई मारे हुए लोगों को मिलते हैं। उसे भी एक चेहरा मास्क वाले निक के सामने आ जाता है, लेकिन उसने कुछ पूछने से पहले पुराने निक ने एक स्टन ग्रेनेड फेंक दिया, जिसे वो चक्कर खा जाता है। जब एंथनी अपनी इंद्रियों को फिर से पाता है, तब चेहरा मास्क वाला व्यक्ति कहीं नहीं दिखता। कुछ दिन बाद बेनफ्री अपनी भतीजी रशीदा की तरफ से आयोजित एक पार्टी में शामिल होता है। कुछ ऊंचे स्टार के मेहमान मौजूद होते हैं। एंथनी भी अंदर चुपके से करता है और तुर्की रशीदा के साथ एक गुफ्तगू में शामिल हो जाता है। एक छोटी सी बातचीत के बाद वह पूछता है कि उसका चाचा कहाँ हो सकता है। इस समय उसके लिए अनजान है कि बेनफ्री उसमें सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से विचार कर रहा है। एंथनी का पर्दाफाश जल्दी ही होता है जब एस्टेबन उन्हें पहले एनकाउंटर से पहचान लेता है। समझते हुए कि वो एक पुलिस वाला है, एक उग्र बेनफ्री अपने लोगों से एंथनी और किसी को भी हत्या करने का आदेश देता है जो उसके योजना के बारे में जानता है। इस बीच एंथनी पार्टी में निक को देखा है और याद करता है उनके साथ कुछ दिन पहले होटल में होने वाले सामना को, जबकि उसने व्यक्ति का चेहरा नहीं देखा था। एंथनी उसका व्यवहार और एकर को पहचानता है, लेकिन जब वो निक तक पहुंच जाता है तो बुढ़ापे से वो वहां से चला जाता है। भगवान की कृपा से मीना भी पार्टी में पहुंचती है और एंथनी को अपनी कार में सवारी देने का ऑफर देती है, लेकिन उनका सबसे अच्छा प्रयास भी करने के लिए बुढ़ापा बार बार भाग जाता है। मिस्टीरियस आदमी को छोड़ने पर भी एंथनी उस जगह पर लौट आता है जहां उसने निक को नजरों से खोया था। अगले दिन कई घंटों के इंतजार के बाद वो अचानक देखता है कि उसकी कार गुजर रही है। वो तुरंत अपने वाहन में बुढ़ापे को फॉलो करता है और कुछ किलोमीटर दूर रुकता है। एंथनी लाइसेंस मांगता है और बुढ़ापे उसे आराम से दे देता है। घटनाओं के एक अचंभित मोड़ में निक का खुलासा होता है कि वो एंथनी के पिता हैं जो बचपन में उसे छोड़कर चले गए थे। इसके बाद निक एंथनी को अपने बोट घर में बुलाता है और दोनों डॉकसाइड की तरफ यात्रा करते हैं। वहां एंथनी अपने दिल का हाल बताता है और अपने पिता से पूछता है कि उनको उनकी पत्नी की मौत के बाद घर छोड़ दिया क्यों। निक समझाता है कि वो सरकारी किराएदारी का एक हत्यारा था और उसने एंथनी को अपनी सुरक्षा के लिए छोड़ दिया था। उसने ये करना नहीं चाहा, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। एंथनी भी खुद एक डीए एजेंट है, इसलिए वह अपने पिता के दृष्टिकोण को समझता है। फिर निक बताता है कि वह कार्य जो अभी कर रहे हैं वही कार्य है जो एंथनी कर रहा है। पिताजी और बेटे के बीच लंबी बातचीत के बाद वे दोनों फिर से काम पर लौटते हैं।
जेन से पहले निक अपने बेटे को एक सेल फोन देता है ताकि वे संपर्क में रहें। कुछ ही देर बाद काम पर लौटते हुए विनफ्री के लोग एंथनी का घेरा बदल कर ले जाते हैं और उसे एक अनिश्चित स्थल पर ले जाते हैं। वहां विनफ्री उससे पूछता है कि कुछ दिन पहले होटल में उनके लोगों को कौन मार डाला। एंथनी आराम से उत्तर देता है कि यह उसके जन्मपिता का काम था। विनफ्री के निर्भीक व्यवहार को देखकर उसने अपने लोगों को इस्तेमाल का आदेश दिया। इस बीच निक अपने बेटे के बंदी बना हुआ जगह किया जाता है। ये पता चलता है कि उसने एंथनी को दिए गए फोन में एक GPS ट्रैकर रखा था। जल्दी ही वो जगह तक पहुंच जाता है और एक एक करके विनफ्री के लोगों पर हमला करता है। अपनी गुजरे हुए सैनिक अनुभव का उपयोग करके उसने कई लोगों को मार दिया, लेकिन दोनों विनफ्री और फर्नांडो फिर से उसके काबू से निकल जाते हैं। पिताजी बेटा फिर निक्स की नाव की या बढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद निक्स के हमले के बाद पुलिस स्थल पर पहुंच जाती है और देश के बड़े हिस्से से बिजली की आपूर्ति काटने के लिए इस्तेमाल होने वाले सामान को खोजा जाता है। नाव पर लौटते हुए एंथनी को मीना से एक चिंताजनक कॉल मिलती है। ये पता चलता है कि एस्टेबन ने उसे उठा लिया है। बड़ा आदमी एंथनी को धमकी देता है कि अगर वो मीना को जिंदा देखना चाहता है तो टूरेंट एक निर्धारित स्थल पर पहुंच जाएगा। कॉल खत्म होने के बाद एंथनी के चेहरे पर भयानक व्यथा का आभास होता है, क्योंकि एक निर्दोष महिला उसके कारण से उठा ली गई है, लेकिन उसे पता है कि उसके लिए एक जाल बिछाया गया है। इसलिए वह और निक निर्धारित स्थल तक अलग अलग यात्रा करने का निर्णय लेते हैं। जब वे जगह पर पहुंचते हैं, एंथनी अकेला ही जहां मिनास को बंदी बनाया गया है उस बिल्डिंग में प्रवेश करता है, लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंचता है एस्टेबन प्रकट होता है और उसे भी बंदी बना लेता है। ये पता चला है कि बड़े अंगरक्षक को पता है कि बिन फारिस के लोगों को उसके पिता ने मार डाला था, इसलिए उसने निक को बाहर निकालने के लिए एंथनी को चारा के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बनाई। हालांकि निक पहले से ही इमारत के अंदर है, क्योंकि उसने एंथनी के बहुत करीब से यात्रा की थी। बूढ़े व्यक्ति ने एस्टेबन को आश्चर्यचकित कर दिया और उसके पैर में गोली मार दी। मीना और उसके बेटे दोनों को मुक्त करने के बाद निक एस्टेबन को उन्हें बिन फारिस के ठिकाने पर ले जाने के लिए मजबूर करता है। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण मर्दाना आदमी बाध्य होता है। थोड़ी देर बाद निक एस्टेबन द्वारा बंधक बनाए जाने का नाटक करते हुए ठिकाने पर पहुंचता है। उनके पास एक बॉडी बैग भी है जिसके बारे में एस्टेबन ने घोषणा की कि इसमें एंथनी का शव है। विनफ्री अपने ठिकाने के अंदर एस्टेबन और उसके बंदियों का खुशी से स्वागत करता है। हालांकि जैसे ही वो बॉडी बैग खोलता है, पूरी तरह से फिट एंथनी बाहर निकलता है और अपने आदमियों पर घात लगाकर हमला करता है। इसके बाद पिता पुत्र की जोड़ी ने अंदर मौजूद सभी सुरक्षा गार्डों को गोली मार दी। वे विनफ्री को पकड़ने और उसे हिरासत में लेने की योजना बनाते हैं, लेकिन गलती से उसकी भी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जब तक पुलिस ठिकाने पर पहुंचती है, निक और एंथनी जा चुके होते हैं, जबकि एस्टेबन जीवित है लेकिन उसे बॉडी बैग के अंदर रखा गया है। फिर पुलिस ने उसे हुआन की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। फिल्म का अंतिम दृश्य कुछ वर्षों बाद की घटनाओं को दर्शाता है। मीना और एंथनी शादीशुदा हैं और उनका एक बच्चा भी है। जहां तक हुआन की विधवा की बात है, उसे अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए एक बड़ा बीमा कोष मिलता है।